नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता को हिरासत में लिए जाने से अन्नदाता नाराज, सड़कों पर जमे रहने की दे दी चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल चुनाव का। पहले चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी दफ्तर में ब्लास्ट, कई कार्यकर्ता हो गए घायल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाजपा पर किया वार, कहा असम को बांटा जा रहा है, सोच समझकर वोट करें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का मुद्दा भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान नेता को हिरासत में लिए जाने से अन्नदाता नाराज, सड़कों पर जमे रहने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में नाराजगी नजर आ रही है। बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि जब तक उनके नेता को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो सड़कों पर ही जमे रहेंगे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 बजे तक का भारत बंद का आह्वान किया था। भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने बताया कि तानाशाही है, अपनी बात नहीं रख सकते, प्रेस वार्ता नहीं रख सकते। हमारे नेता को जिस तरह हिरासत में लिया है यह गलत है। जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा तब तक सड़कों से नहीं उठेंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि अहमदाबाद स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गाड़ियों में बिठाकर उन्हें ले जाया गया है। यह दिखाया है ये गुजरात मॉडल है। गाजीपुर बॉर्डर मोर्चा ने तय किया है कि शाम 6 बजे के बाद सड़कें नहीं खोलेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, पहले चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी दफ्तर में ब्लास्ट, कई कार्यकर्ता घायल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटिंग से ठीक से पहले बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लास्ट में फिलहाल 4 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बता दें कि बांकुड़ा के जयपुर में टीएमसी के दफ्तर में शुक्रवार शाम को धमाका हुआ है। टीएमसी ने बीजेपी पर ब्लास्ट के लिए आरोप लगाए हैं। इसके बाद से कई जगहों पर हिंसक झड़प की भी खबरें सामने आई है। पहले चरण में बंगाल के इन विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। बंगाल में पहले चरण के तहत प्रतापपुर, कंठी उत्तर, भागवानपुर, खेजुरी, क्रांति दक्षिणा, रामनगर, इगरा, दातन, नयाग्राम एसटी, गोपी बल्लभपुर, झारग्राम, कोशियारी एसटी, खड़गपुर, गरबेटा, सालबोनी, मेदिनीपुर, बिनपुर, बांदवान, बलरामपुर, बागमुंडी, जयपुर, पुरुलिया, मनबाजार, काशीपुर पारा, रघुनाथपुर, सलटौरा, छटना, रानीबांध, रायपुर सीट पर 27 मार्च शनिवार को मतदान होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। बंगाल में पहले चरण के तहत 30 सीटों पर, जबकि असम में 47 सीटों पर शनिवार 27 मार्च को मतदान होगा। बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों के लिए 191 प्रत्याशी, जबकि असम की 47 सीटों पर 267 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाजपा पर किया वार, बोले असम को बांटा जा रहा, सोच समझकर करें वोट। जी हां दोस्तों, असम में शनिवार को पहले चरण के मतदान से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। संदेश में मनमोहन सिंह ने कहा कि आज असम को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना वोट देने का आग्रह किया जो कि भारत के संविधान की रक्षा करती हो और लोकतंत्र के सिद्धांतों का सम्मान करती हो। मालूम हो कि कल असम की 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 28 साल तक असम से राज्यसभा सदस्य रहने वाले सिंह ने कहा, आपको ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो हर नागरिक की देखभाल करे, हर समुदाय के लिए हो। आपको एक ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास सुनिश्चित करे और असम को एक बार फिर शांति और विकास के रास्ते पर ले जाए। सिंह ने कहा कि असम लंबे समय तक उग्रवाद और अशांति का शिकार रहा, लेकिन 2001 से 2016 तक पूर्व सीएम दिवंगत तरुण गोगोई के नेतृत्व में असम ने शांति और विकास, शांति को बहुत गंभीर झटका लग रहा है। उन्होंने कहा समाज को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। आम आदमी को बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तनाव और भय का माहौल है। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। बेरोजगारी के कारण पैदा हुए संकट पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा शासन में पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैसों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और कोविड-19 से स्थिति बदतर हो चली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी उधार की जनता पार्टी है। बंगाल में टीएमसी की जीत से 2024 में होगा बदलाव, यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों,
पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा का कहना है कि भाजपा उधार की जनता पार्टी बन गई है, जो दूसरे दलों से आए नेताओं के सहारे चुनाव लड़ रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव लाएगी। सिन्हा ने कहा कि भाजपा के पास पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए कोई प्रमाणिक चेहरा नहीं है और वह बाहरी शाह मोदी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव जीतने की भाजपा की लालसा से साफ होता है कि उसकी केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव जीतने की बहुत कम संभावनाएं हैं। वहीं असम में जहां वह सत्ता में है, उसकी जीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सिन्हा ने दिनेश त्रिवेदी के तृणमूल कांग्रेस छोड़ने से खाली हुई राज्यसभा की सीट पाने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की धारणाओं को खारिज करते हुए कहा, यह मेरे निर्णय को देखने का बहुत संकीर्ण तरीका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता, कहा चाहे डंडा चले होली तो खेलेंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना के कहर के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में सुबह ही होली जलाने का आदेश दिया है, जबकि इंदौर में होली खेलने पर रोक लगा दी है। लेकिन अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी के नेता भी उतर आए हैं और कहा है कि भले ही लाठियां चले लेकिन वह होली तो खेलेंगे। सरकार सार्वजनिक तौर पर होलिका दहन, होली खेलने को लेकर पाबंदी लगा चुकी है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। त्योहार पर पाबंदी, होलिका दहन के समय में बदलाव को लेकर कई अन्य संगठन भी विरोध कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि राज्य में बीजेपी की सरकार है तो फिर सरकार के फैसले से नाराजगी क्यों? तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के फैसले से कतई सहमत नहीं हूं। उन्होंने लिखा कि मेरे मोहल्ले में कोविड गाइडलाइन के हिसाब से होली का पूजन होगा। जिलाधीश जी आपका प्रकरण, डीआईजी आपका दंडा शिरोधार्य। मेरे भाई के निधन के बाद धुलेंडी पर परिवार में सीमित सीमा में रंग डालने परिवार वाले भी आएंगे। आपको बता दें कि कल गुरुवार को हुई बैठक में भोपाल का हिंदू उत्सव समिति ने सहमति जताई थी कि रविवार की रात के बजाय सोमवार की सुबह में होलिका दहन किया जाए। लेकिन अब उत्सव समिति के सामने विरोध स्वरूप संस्कृति बचाओ मंच खड़ा हो गया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि होलिका दहन सुबह करने का कहीं प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में हम सभी रात में ही पूरे प्रोटोकॉल के पालन के साथ होलिका दहन करेंगे। हम अपनी परंपरा पर प्रहार नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से विधायक संजय शुक्ला ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह सब अनैतिक काम भाजपा के द्वारा किए जा रहे हैं। क्राइसिस कमेटी तो बस हामी भरी रही है। उन्होंने कहा कि हम होली का रंग डालने जाएंगे क्योंकि यह सूतक खत्म करने का त्योहार है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 25 मार्च को निर्णय लिया गया है कि होली के दिन भी लॉकडाउन जैसी सख्ती रहेगी। इस बार लोग चौराहे, सड़क, सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदान में इकट्ठा होकर होली नहीं मना सकेंगे। वहीं गैर निकालने पर पाबंदी तो पहले ही लगा दी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब हरियाणा में बिल्कुल ठप हुई रेल सेवाएं, कुल 34 ट्रेनों पर असर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कई राज्यों के किसान नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन पहले से थोड़ा थम गया है। हालांकि किसान संगठनों ने प्रदर्शन का अलग अलग तरीका निकाला है। शुक्रवार यानी 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का प्रदर्शन बंद के तहत जारी है। पंजाब हरियाणा में रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। राजधानी दिल्ली के आसपास कई इलाकों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी यह भी मिली कि किसानों ने गाजीपुर के पास NH9 बंद किया है। बीच में पुलिस ने ये रास्ता खोला था। किसानों के रास्ते बंद करने के बाद पुलिस ने भी बैरिकेड लगा दिए हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस ने बंद कर दिया है। रेलवे पुलिस अधिकारी होशियार सिंह ने बताया कि आज के बंद के चलते 10 एक्सप्रेस ट्रेन और 50 से ज्यादा मालगाड़ी प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर रेलों का परिचालन बंद हो गया है और सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस मुस्तैद है। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि किसान संगठन आंदोलन और तेज करेंगे और सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। किसान नेता बोले कि उन्हें सभी यूनियनों का सहयोग मिल रहा है। अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो पूरे देश को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के 7 किसान ट्रैक पर बैठे हैं। असौदा स्टेशन पर EMU ट्रेन और नागलोई में गोरखधाम एक्सप्रेस वे रोकी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद आज शाम 6 बजे तक चलेगा। आम लोगों से किसान नेताओं ने की सहयोग की अपील की है। बाजार बंद का भी आह्वान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद को राहुल गांधी का समर्थन, बोले सत्याग्रह से ही अन्याय और अहंकार का अंत होता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय व अहंकार का अंत होता है। आंदोलन देशहित में हो और शांतिपूर्ण हो। कई किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। पंजाब, हरियाणा
हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के निकट सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर पिछले 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के मद्देनजर गाजीपुर सीमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के दोनों ओर के परिवहन मार्ग बंद कर दिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद का आह्वान किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट किया कि गाजीपुर सीमा पर NH24 पर यातायात बंद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1 अप्रैल से दूध, बिजली, AC, टीवी, हवाई सफर समेत ये चीज होंगी महंगी। जाने आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा बोझ। जी हां दोस्तों, सप्ताह भर बाद हम इस साल के नए माह अप्रैल में प्रवेश कर जाएंगे। 1 अप्रैल आने ही वाला है और अप्रैल आम आदमी के लिए कई चुनौती लेकर आ रहा है, जहां आम आदमी की जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। जी हां, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जीना मुहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ 1 अप्रैल से दूध, एयर कंडीशनर, पंखा, टीवी, स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा से टोल टैक्स और बिजली के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या कुछ महंगा होगा और इसके लिए आपको कितने रुपए चुकाने होंगे। 1 अप्रैल से 3 रुपए बढ़ेंगे दूध के दाम। दूध के दाम बढ़ाने पर व्यापारियों ने फैसला ले लिया है। किसानों ने दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर करने की बात कही थी, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वे 3 रुपए ही दूध के दाम बढ़ाएंगे। बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे, यानी 1 अप्रैल से आपको दूध 49 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। एक्सप्रेस वे पर सफर करना पड़ेगा महंगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सफर और महंगा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी है। कम से कम 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बिजली के लिए चुकाने होंगे ज्यादा दाम। बिहार के लोगों को 1 अप्रैल से बिजली विभाग झटका देने की तैयारी कर रहा है। बिहार वासियों को अगले महीने से बिजली के लिए ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। बिजली विभाग के मुताबिक साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर में 9 से 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर इस प्रस्ताव को यदि बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग मान लेता है तो उपभोक्ताओं पर महंगाई का एक और बोझ पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। 1 अप्रैल से महंगा होगा हवाई सफर। अगर आप अक्सर फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए यह झटका है। जल्द ही आपको फ्लाइट से उड़ान भरने के लिए अधिक रकम देनी होगी। हाल ही में केंद्र सरकार के डोमेस्टिक फ्लाइट्स किराए की लोअर लिमिट को 5% बढ़ाने का फैसला किया। अब 1 अप्रैल से एविएशन सिक्योरिटी फीस यानी ASF भी बढ़ने वाली है। 1 अप्रैल से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस 200 रुपए होगी। फिलहाल यह 160 रुपए है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो इनके लिए शुल्क $5.2 से बढ़कर $12 हो जाएगा। ये नई दरें 1 अप्रैल 2021 से जारी होने वाले टिकटों पर लागू होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, अजीत पवार बोले। पहले 2 अप्रैल तक देखेंगे हालात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजीत पवार ने कहा कि हम राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मॉनिटर कर रहे हैं। 2 अप्रैल तक नजर रखी जाएगी। अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते रहे तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। राज्य में नई सख्ती का ऐलान। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अजीत पवार ने नई गाइडलाइंस का भी ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को भी अभी 50% क्षमता के साथ ही काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से अधिक लोग नहीं आने चाहिए। अजीत पवार ने ऐलान किया कि अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी, जबकि अस्पतालों में एक बार फिर कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों से भी 50% बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि सभी मेडिकल स्टाफ और अन्य अधिकारियों की यही राय है कि अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो सख्त लॉकडाउन लागू करना होगा। इस पर अगले शुक्रवार को फैसला लिया जाएगा, लेकिन हालात बिगड़े तो पहले भी लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। अजीत पवार ने ऐलान किया कि लोगों को होली पर ध्यान रखना होगा, कोई भी भीड़ न लगाए वरना कोरोना का संकट बेकाबू हो सकता है। मुंबई में अब किसी भी मॉल में एंट्री के लिए एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के कारण सबसे बुरे हालात हैं। राज्य में पिछले 3 दिन में ही 1 लाख से अधिक केस सामने आए हैं। बीते दिन भी राज्य में 35,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि उससे पहले भी 2 दिन लगातार 30,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। देश में इस वक्त जितने भी केस आ रहे हैं उनमें से 60% से अधिक केस महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में अभी से ही करीब आधा दर्जन से अधिक जिलों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे पाबंदियों को लगाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद के बीच गाजीपुर बॉर्डर से सामने
आया अनोखा वीडियो। होली के गानों पर डांस कर किसान कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। किसानों ने भारत बंद बुलाया है। देश भर में किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा समेत कई राज्यों में भारत बंद का असर देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डांस कर कृषि कानूनों का विरोध जता रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर बंद है, कोई दिल्ली की ओर आ सकता है और ना ही कोई दिल्ली ओर जा सकता है। किसान सड़क में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का आज भारत बंद, रेल, सड़क, मार्केट सभी रहेंगे बंद। दिल्ली बॉर्डर के खुले मार्ग भी बंद करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष के 4 माह पूरे होने पर अब किसान संयुक्त मोर्चा ने आज 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। आज शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यह बंद रहेगा। इस दौरान देश भर की सभी दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान सभी बंद रहेंगे। साथ ही सभी छोटी व बड़ी सड़कें और ट्रेनों को जाम करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों ने सिर्फ एम्बुलेंस व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद रखने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शनपाल सिंह के मुताबिक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के संघर्ष को आज 26 मार्च को 4 माह पूरे हो रहे हैं। इस पर किसान मोर्चा ने किसान विरोधी सरकार के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। मोर्चा के आह्वान पर देश के तमाम किसान, मजदूर व छात्र संगठनों, बाल संघ, राजनीतिक दलों और अन्य राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। दर्शनपाल ने कहा है कि तमाम छोटी और बड़ी सड़कों के बंद रखने के साथ साथ ट्रेनों को भी जाम किया जाएगा। वहीं उन्होंने साफ किया है कि भारत बंद का प्रभाव दिल्ली के भीतर भी नजर आएगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों का लंबे समय से धरना चल रहा है वह सड़कें पहले से ही बंद हैं, लेकिन इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खुले हुए थे। उन्होंने कहा कि आज के भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से 6 बजे तक इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद किया जाएगा। इसका मतलब दिल्ली के जो रास्ते खुले हुए हैं उनका आवागमन बंद होने की वजह से लोगों को आज भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर पाल ने बताया कि जिन मांगों को लेकर भारत बंद किया जा रहा है उनमें तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी व खरीद पर कानून बनाने, किसानों पर किए गए सभी पुलिस केस रद्द करने, बिजली बिल और प्रदूषण बिल वापस कराने और डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों को कम करने की मांगे प्रमुख रूप से शामिल हैं। मोर्चा ने सभी प्रदर्शनकारी नागरिकों से अपील की है कि वह इस दौरान शांति बनाकर बंद को सफल बनाएं, किसी प्रकार की अनावश्यक बहस में ना पड़े। उन्होंने कहा कि यह किसानों के सब्र का ही परिणाम है कि आंदोलन इतना लंबा चला है। उन्होंने कहा कि हमें निरंतर इस संघर्ष में सफलता मिल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से मुंबई में बिगड़ रहे हालात, क्या लगेगा लॉकडाउन? मेयर ने दिए बड़े संकेत। जी हां दोस्तों, मुंबई शहर में कोरोना के बिगड़ते हालात एक बार फिर गंभीर स्थितियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। बीते सप्ताह के दौरान शहर में कोरोना महामारी के सभी रिकॉर्ड चिंताजनक रूप से टूटे। रोजाना आने वाले नए संक्रमण मामलों से शहर के हालात बेहद बुरी स्थिति में दिख रहे हैं। इसके संकेत शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी दिए हैं। उन्होंने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि लोगों द्वारा नियमों का पालन न करने की वजह से लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार ज्यादातर मामले बहुमंजिला इमारतों से आ रहे हैं। लोग क्वारंटाइन और आइसोलेशन के नियमों का ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ रहा है। इससे पहले मुंबई में बुधवार को 5185 केस सामने आए। महामारी की शुरुआत होने के बाद से यह पहली बार है कि वायरस से बुरी तरह प्रभावित शीर्ष 10 जिलों में शामिल मुंबई में 5000 से ज्यादा केस आए हैं। मुंबई में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,74,641 हो गई है। बीएमसी द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बाद भी मुंबई में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बीएमसी ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने और सभी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी ने सार्वजनिक जगहों पर होने वाले होली उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही मॉल जाने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य तक कर दिया है। मुंबई का कोविड हॉटस्पॉट बना हुआ है। प्रशासन ने जुहू बीच को पूरी तरह से रोकने की योजना बनाई हुई है। महाराष्ट्र में बुधवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक सबसे अधिक 31,855 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 25,64,881 हो गई है। इससे पहले राज्य में 21 मार्च को संक्रमण के सबसे अधिक 30,535 मामले सामने आए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनाव आयोग पर हमला, बंगाल से सभी अधिकारियों के तबादले कर दे तब भी टीएमसी ही जीतेगी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री बनर्जी ने गत दिनों निर्वाचन आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने दांतन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है, ऐसा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कह रही हूं, भले आप सभी का तबादला कर दें, इससे हमारी जीत प्रभावित नहीं होगी क्योंकि जनता हमारे साथ है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके मन में निर्वाचन आयोग के लिए अगाध सम्मान है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा
कि मैं निर्वाचन आयोग से सवाल करना चाहती हूं कि आखिर क्यों लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के दौरान पुलिस बलों का नियंत्रण केंद्र के हाथों में होता है, क्यों नहीं ये निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग उनकी सरकार के प्रति सौतेला व्यवहार कर रहा है और चुनौती दी कि आयोग उन्हें नोटिस भेजे। ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझे 10 चिट्ठी भेजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पूछा कि क्यों भाजपा के सभी निर्देशों का अनुपालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा द्वारा अधिकारियों को हटाने की मांग पर कथित रूप से तुरंत कार्रवाई क्यों करता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम क्षेत्रीय दल हैं, कई अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमारी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां इस तरह से खत्म हो जाएंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। भाजपा मुकाबला हार चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुकाबला हार चुकी है, इसलिए अधिकारियों को बदलने का खेल शुरू किया है। अधिकारी नहीं मतदान करते बल्कि जनता मतदान करती है। तृणमूल प्रमुख ने लोगों से कहा कि वे पड़ोसी राज्य ओडिशा से मत को लूटने के लिए लोगों को लाने वालों से सावधान रहें। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी कुछ दिनों से आरोप लगा रही हैं कि उनके प्रतिद्वंदी चुनाव में धांधली कराने के लिए बाहर से लोगों को ला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे पास पुख्ता सूचना है कि उस पार्टी को जीत दिलाने के लिए ओडिशा से लोग लाए जा रहे हैं जो मत के बदले पैसे की पेश कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।